भारत जब स्वतंत्र हुआ तब न जाने किस विचारधारा से लोगों ने हिंदी का ये सवाल खड़ा कर दिया और पूरे भारत को उन्होंने डिवाइड कर दिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और ऐसा माहौल बनवा दिया कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलती है और साउथ इंडिया में हिंदी के खिलाफ वातावरण है। उसको ऐसे भी कहलाते थे लोग, हिंदी बेल्ट और नॉन हिंदी बेल्ट, ऐसा भी उसको कहा था। मालूम नहीं, आज देखना है तो कहाँ ये हिंदी बेल्ट ऊपर से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और नॉन हिंदी बेल्ट जिसको तथाकथित बोलते हैं वो कहाँ से शुरू होके कहाँ से कहाँ तक वो जाता है। अभी गोवा की बात करें तो गोवा तो इसका स्वर्ण मध्य है, समय मानता हूं। अभी इस साल मैं खास कर अपने राम मनोहर लोहिया जी की बात पढ़ रहा था, क्योंकि जैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को 75 साल हो रहे हैं, वैसे गोवा के रिवोल्यूशन डे को, मतलब क्रांति दिन को भी 1946 से चलकर अभी इस साल 75 इयर्स जो है ना वो पूरे होने वाले हैं। और जब जून 1946 में राम मनोहर लोहिया यहाँ के अपने मित्र जूलियाओ मेनेजिस के घर में आए थे, तब उनमें तो डायलॉग इंग्लिश में रहा होगा कि दोनों जर्मनी में पढ़ते थे, तो दोनों का आपस में जो बातचीत थी, संवाद जो था वो इंग्लिश में था। लेकिन लोहिया जी का जो संवाद यहाँ के लोगों के साथ था उस वक्त, उसका मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा था। किताबें तो बहुत है, अभी इस साल ग्वालियर यूनिवर्सिटी ने और बहुत सारे अदर विश्वविद्यालयों ने अनेक किताबों का प्रकाशन किया है, जिसमें गणेश मंत्री जी का किताब है और भी कई किताबें। राम मनोहर लोहिया जी का भी जो भाषण था उस वक्त 18 जून 1946 को, जो उन्होंने मडगांव में, जिसको आज लोहिया मैदान हम बोलते हैं, वहां किया था, उसका भी रिप्रिंट अभी आ चुका है। उस जमाने से या उसके पहले से जमाने से भी हिंदी का और गोवा का संबंध जो है बहुत अच्छे से रहा है। इनफैक्ट जब हम बोलते हैं कि गोवा का आदमी, हर एक आदमी ये मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिक है, तब हिंदी तो उसको आती ही है। अनपढ़ भी हो ना गांव का, उसके सामने आप हिंदी में बात की तो उसके समझ में तो आएगा आप क्या बोल रहे हैं। एक परिसंवाद हमारे कॉलेज में आयोजित किया, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा में, उसकी स्पॉन्सरशिप उसको थी, और फिर अनेक लोग वहां आए, हिंदी के भी प्राध्यापक आए, अध्यापक गण आए, कोंकणी के भी प्राध्यापक गण आए, और सभी लोगों ने ये सब बात की। हमने 500 पन्नों का हिंदी से लेके कोंकणी में अभ्यागत कोश बनवाया है, अध्येता कोश बनवाया है। 96,000 एंट्रीज है उसमें, तो कोई भी हिंदी का शब्द आप ले लें तो उसका कोंकणी में अनुवाद आपको मिल जाएगा। खाली शब्दों का अनुवाद नहीं है, मुहावरे है, वाक प्रचार है, टिप्पणियां है, कार्यालयीन टिप्पणियां है, संवाद है, उसमें डायलॉग्स है। ये सब करने में 1.5 साल हमको लगा, 4 लोग हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान ने उसका प्रकाशन भी कर दिया, और ऐसे लगा कि कुछ अलग बात कर रहे हैं, ऐसा लगा ही भी नहीं। 1.5 साल कैसे निकल गया, 1.5 साल में वो 500 पन्ने हमने तैयार करने का हमें अवसर मिला। तो पूरे भारत में हम यदि घूमे, पहले एक स्थिति ऐसी थी जैसी स्वतंत्रता के समय थी, नॉन हिंदी बेल्ट में जाए तो कोई आपके साथ हिंदी में बात नहीं करेगा, ऐसी स्थिति थी पहले। फिर जब हम अभी जाने लगे किसी भी राज्य में, या अभी तो हिंदी का कोई सवाल ही नहीं, वहां कोई गुंजाइश नहीं है। वहां आप जा सकते हैं, ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से आराम से हिंदी में बात कर सकते हैं। उसके मन में किसी ने डाला था ये हिंदी है, हमारी भाषा नहीं है, ये आके आपकी भाषा के ऊपर आक्रमण करेगी। अभी गया वो, अभी पूरा निकल गया, और अब आप आराम से देश में हिंदी एक लिंक लैंग्वेज के नाते उभर रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत बार जाता हूँ, मैंने वहां के मेघालय और मणिपुर और मिजोरम और नागालैंड में कुछ वहां के जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उसमें भी काम किया है, और उन्होंने भी जितने विकास के शब्द है ना, जैसे सीमेंट के लिए शब्द होना चाहिए, लोहे के लिए शब्द होना चाहिए, वो सब हिंदी से ही लिए है। जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसके साथ ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो आदान प्रदान रहा, उसमें पूरे हिंदी से शब्द वहां गए हुए हैं। और इसके लिए जैसे बॉलीवुड का जिसमें बहुत स्थान है, मतलब वहां तो टेलीविजन, दूरदर्शन नहीं दिखेगा, वहां कोई बर्मा का या बांग्लादेश का या और किसी देश का टेलीविजन जो है वो आसानी से दिखता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको अमिताभ बच्चन मालूम है, उनको सुनील गावस्कर मालूम नहीं था मैं जब गया, या कपिल देव मालूम नहीं था, या सचिन तेंदुलकर उनको मालूम नहीं था, क्योंकि यहाँ वहां के खेल अलग है। क्रिकेट पॉपुलैरिटी नहीं है वहां रेसलिंग की पॉपुलैरिटी है, फुटबॉल की कुछ पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन बॉलीवुड की तो पॉपुलैरिटी बहुत है वहां। और हिंदी का पूरा माहौल पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी आप जाओ वहां आपको मिलता है। मैं आपको एक अलग सी बात भी बोल रहा हूं, जो देश
बिगर अंग्रेजी देश है, जैसे चीन है, जैसे जर्मनी है, आप इस देश में अभी यदि आप जाना होगा आपका हुआ, तो भी आपको पता चलेगा आपके काम में फाइनली हिंदी ही आती है। अभी तो आपके साथ गूगल होता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल को आप पूछो तो वो ट्रांसलेट कर देगा रशिया में या जर्मन में और किसी भाषा में, आज तकलीफ नहीं होगी। लेकिन 10 साल पहले जब ये गूगल का ऐप नहीं था साथ में, तब आप क्या करते? तब मैं जब स्विट्जरलैंड गया या किसी चीन में गया, तब वहां जाने से मुझे तकलीफ थी, ये होटल कैसे पूछना है एड्रेस, या वेज खाना इंडियन खाना कहाँ मिलेगा, कैसे पूछना है किसी को। तो सभी जगह जितने भारतीय लोग हैं, वो कहां से भी हो, वो तमिलनाडु से हो, केरल से हो, नेपाल से हो, कहीं से हो, आप उनसे खाली हिंदी में ही बात कर सकते हैं। यह स्थिति वहां भी मैंने देखी, और पूरा आपको कनेक्शन जो है ना, वो हिंदी से ही हो सकता है उन देशों में। किस व्यवसाय में ये सब लोग हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा नेपाली लोग जो है वो सिक्योरिटी है, तो होटल के बाहर खड़े रहेंगे, दिन रात खड़े रहेंगे 24 घंटे। आप किसी भी समय कोई भी समस्या आपको आ गई तो आप उनको जाकर पूछ सकते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये मुझे अनुभव हिंदी का जो है वो वहां भी एक प्रकार से वहां भी मुझे आ गया। तो पूरे देश में ये हिंदी का प्रचार और प्रसार, जैसे विविध भारती का एक योगदान रहा है पूरे देश में। जितनी भी पुरानी अपने फिल्म सॉन्ग्स है, अभी भी लोगों के ओठों पर है, इसका पूरा योगदान जो है वो विविध भारती को जाता है। फिर हमने एक बात जैसे देखी कि ये अभी 75th ईयर ऑफ अपने स्वातंत्र का है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि गोवा में जितने ये फ्रीडम फाइटर्स, जिनको आज हम बोलेंगे स्वतंत्रता सेनानी, जितने आए और किसी भी विचारधारा के आए, SM जोशी थे, नागा गोरे थे, देशपांडे मैडम थी, सुधीर फड़के थे उस वक्त, तो जितने लोग बाहर से आए, पंजाब से भी लोग आए, गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में 13 राज्यों से योगदान था, तभी गोवा मुक्त हो गया। तो ये 13 राज्यों से जो लोग यहाँ जुड़े हुए थे लिबरेशन मूवमेंट में, गोवा के मुक्तता के आंदोलन में, वहां उनकी भाषा कौन सी थी? फिर यही तो भाषा थी जो संपर्क भाषा थी, हिंदी भाषा में ही बात करते थे। तो इसका भी जिक्र हमें इस साल में करना चाहिए। तो अभी एक हमारी ऐसी कोशिश तो रहनी चाहिए कि अपने दैनंदिन जीवन में हम हिंदी का प्रयोग कैसे करें। हमने मेरे पूर्व कॉलेज में अभी सब लड़के लोग और टीचर्स लोग अभी ATM का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ATM में आप जाते हैं तो आपके सामने भाषा का विकल्प रहता है, अंग्रेजी है ऊपर और हिंदी नीचे है, कई इसमें मराठी भी होती है। तो हमने बच्चों लोगों से ये एक क्वेश्चनर तैयार किया और उनमें सर्कुलेट किया और उनको बोला आप इस पे ऊपर लिखो ये क्या इस्तेमाल करते हैं, आप अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं या हिंदी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कोई ना कोई एक सर्वे होना चाहिए ना, अभी होता भी होगा कि उसके अनुसार ही आपके आगे के ऐप तैयार होंगे। किसी भी भाषा को यदि भविष्य है आज, तो वो तंत्रज्ञान के माध्यम से ही होगा। जो भाषा तकनीकी से दूर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी से, तो उसको जो है भविष्य रहेगा नहीं आगे। हम सब ऐसे बहुत ही भाग्यवान लोग हैं कि हिंदी को या मराठी को या कोंकणी को एक नेचुरल प्लेटफॉर्म जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया और जिसके कारण हम जुड़े हुए हैं आज, बेसिकली कंप्यूटर को, संगणक को हम जुड़े हुए हैं। और ये यूनिकोड कंसोर्टियम जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से ये सब स्क्रिप्ट आ गया, जिसको यूनिकोड स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो आज मैं कुछ टाइप करूं मेरे कंप्यूटर पे और मेरे जापान के फ्रेंड को मैं भेजूं हिंदी में या मराठी में या कोंकणी में या मणिपुरी में या नेपाली में या किसी भी भाषा में, तो वो जैसे कि तैसे कोई उसमें बदलाव होने के बजाय वो वहां पढ़ सकेगा उसको। ये जो सुविधा आज हमारी भाषा को मिली है, ये यूनिकोड कंसोर्टियम जो बना, उसके कारण आज अनेक भाषा में हम लिख सकते हैं, टंकलेखन भी कर सकते हैं। और इसकी बहुत आज ऐसा भी हो गया है कि आज हिंदी में स्पीच टू टेक्स्ट बन गया। मैं मेरे मोबाइल का जब किसी को साहित्य अकादमी को लेटर लिखने में इस्तेमाल करता हूं, मैं नहीं टाइप करता, आई यूज द स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ गूगल। तो उसका इस्तेमाल करने से मुझे आसान से हिंदी जो उसकी ऑर्थोग्राफी है उसके साथ मैं कैसे लिख सकता हूं। जैसे हम ह्रस्व और दीर्घ का सवाल बोलते हैं, शुद्ध लेखन का सवाल उसमें आता है, सब उसमें निकल जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच होगा या स्पीच टू टेक्स्ट का आप इस्तेमाल करते हैं और उससे अपनी जिंदगी तो आसान हो रही है, अपनी भाषा का विकास उससे उसके माध्यम से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी माध्यम से हमको आगे जाने की जरूरत है
जो तंत्रज्ञान है, टेक्नोलॉजी, उसकी मदद हमें भाषा के विकास में बहुत अभी सहायभूत होने वाली है। और इसमें बहुत से, जैसा कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, परिभाषा शब्दावली आयोग जो दिल्ली में स्थित है, आप यदि किसी को मौका मिला होगा वहां जाने का, नहीं मिला तो आप जरूर जाके देखिए कितना काम हो गया है हिंदी में आज। लगभग 156 विद्या शाखाओं में से 149 फैकल्टीज में, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, आर्कोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, आप बोलते जाओ सब्जेक्ट, उसमें सब परिभाषाएं हिंदी में बदली हुई है। बहुत बड़ा काम हो गया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के पंतप्रधान थे, उन्होंने एक कमीशन की स्थापना की। वो मिशन था, इनफैक्ट नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, जो मैसूर में स्थित है। 159 विद्या शाखाओं में से लगभग कुछ 4000 किताबें चुनी गई और किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चुना गया। समझो जूलॉजी है तो जूलॉजी में सबसे आइडियल, सबसे मानक किताब कौन सी होगी, उसका चयन किया गया। पॉलिटिकल साइंस में कौन सी किताबें, फॉर एग्जाम्पल नेहरूस लेटर्स टू इंदिरा, ये किताब शायद मानक हो सकता है, तो उसका चयन किया गया। ऐसे हर एक सब्जेक्ट से धर्मपाल का किताब उसमें चुना गया। फिर अपने गोवा के धर्मानंद कोसंबी जी का किताब उसमें चुना गया फिलोसॉफी में। तो ऐसे समझो 4000 किताबों का चयन उसमें हुआ। और करना क्या था, 4000 किताबों का अनुवाद भारत के 22 भाषाओं में करना था। और वो काम शुरू भी हो गया। काम शुरू होने के बाद उसको कोई एक मानक चाहिए ना, कोई एक स्टैंडर्ड उसको चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड? जैसे समझो मुझे एटम और मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करना है भारतीय भाषाओं में, इन दो शब्दों के लिए मुझे प्रतिशब्द चाहिए, तो कौन देगा ना ये प्रतिशब्द? तो एक ऐसी तो भाषा होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड होगी, जो बेसलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, है ना, मूलाधार जिसको बोलेंगे हम। और उसके हिसाब से फिर हर एक भाषा में अपने अपने शब्द होंगे। तो एटम को अणु बोलेंगे या परमाणु बोलेंगे, कौन बताएगा? तो हिंदी भाषा तो हमारे सहायभूत हो गई उस वक्त। तो उसके आधार से कुछ परिभाषिक शब्द, टर्मिनोलॉजीज बनवा दिए। और उसके आधार पर अभी सब भाषाओं में थर्मोडायनामिक्स को क्या बोलेंगे हम, थर्मो मतलब क्या और डायनामिक्स क्या, इसका अर्थ क्या है? तो ये कौन देगा कि डायनामिक्स मतलब गतिशीलता है, गतिशास्त्र है। तो ऐसा गतिशास्त्र शब्द हिंदी ने दिया। तो एक बार ये शब्द मिलने से फिर अनेक भाषाओं में उसका प्रतिशब्द बन गया। तो हिंदी ऐसे भी अभी आधारभूत भाषा बोल के हमारे देश में उभर रही है, न कि केवल लिंक लैंग्वेज। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में राजभाषा तो हिंदी है ही, वो राष्ट्रभाषा का भी स्थान लेगी। उसमें कोई भी दिक्कत कहाँ भी किसी भी प्रदेश में आने वाली नहीं है। फिर एक बार हिंदी के बारे में हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। उसका तकनीकी से कितना संबंध गहरा हो जाए, उतना हमारी भाषा के लिए, खाली हिंदी के लिए नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए ये अच्छे भविष्य की बात है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ हम सब संकल्प करें कि आज से हम कुछ ना कुछ हिंदी में कुछ ना कुछ काम करेंगे।